सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो क्लास 12 का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ध्यान रखना ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 100% यहाँ से क्या है श्योरली क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो अब हम इसको समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट नंबर 4 है हमारा। देखो देखते हैं इसको। जब पार्ट पूरा हो जाएगा तो शेखावटी मिशन के जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो बता दूंगा आपको ये पार्ट कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन इसमें आपके परीक्षा के अंदर आएंगे। ठीक है। किताब का नाम है हमारा समकालीन विश्व में राजनीति। किताब का नाम क्या है बच्चों हमारा समकालीन विश्व में राजनीति। और इसका पार्ट नंबर हम 4 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पार्ट नंबर 4 का नाम क्या है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टॉपिक में सबसे पहले मैंने लिया कि बच्चों सबसे पहले पार्ट का परिचय हम देखते हैं। सबसे पहले इस पार्ट का हम क्या देखते हैं बच्चों परिचय देखते हैं। और परिचय में मैंने लिखवाया कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। सोवियत संघ का अंत कब हुआ था बच्चों? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ क्या हो चुका था? टूट चुका था। तो उसके बाद बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट का नाम ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसके बाद देखो बच्चों दिख रहा है कि ये दिख रहा है बच्चों सभी को? सभी को डायग्राम दिख रहा है ना? एक मिनट। सभी को ये डायग्राम दिख रहा है ना? देखो इस पार्ट में देखो पहला डायग्राम जो मैंने लिया, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ये जो चित्र दिख रहा है बच्चों ये आपका क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ का। डायग्राम जो दिख रहा है आपको ये ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है प्रतीक चिन्ह है। और ध्यान रखना इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इस प्रतीक चिन्ह के अंदर आपको जो दिख रहा है बच्चों ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है। किसका नक्शा बना हुआ बच्चों? दुनिया का नक्शा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है ये, जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इसके चारों तरफ ध्यान रखना जैतून की पत्तियां। इसके चारों तरफ आपको जो दिख रहा है ना ये सब जैतून की पत्तियां बच्चों। किसकी पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं। ये सब किसकी पत्तियां हैं बच्चों? ये सारी की सारी जैतून की क्या है बच्चों पत्तियां हैं। और ध्यान रखना जैतून की पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती है। जैतून की जो पत्तियां बच्चों विश्व शांति का क्या देती है? संकेत देती है। विश्व शांति का संकेत देती है। जैतून की जो पत्तियां है वो विश्व शांति का क्या देती है? संकेत देती है। ध्यान रखना ये जो डायग्राम आपको दिखा है ये डायग्राम बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह में दुनिया के नक्शे को दिखाया गया। नक्शे के तरफ इधर देखो बच्चों ये जो दिख रहा है आपको ये जैतून की पत्तियां है। ये किसकी पत्तियां बच्चों? जैतून की पत्तियां है। और जैतून की पत्तियां में संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति का क्या माना? संकेत देती है। विश्व शांति का क्या देती है? ये पत्तियां संकेत देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद एक और डायग्राम में लिख रहा है आपके लिए। इस डायग्राम में ध्यान रखना ये दो चित्र जो आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। याद कर लेना जून 2006।
इजराइल ने, कौन से देश की बात कर रहा हूं, इजराइल की बात कर रहा हूं, इजराइल देश ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल जो देश था इसने लेबनान पर कब क्या किया बच्चों, हमला किया। कब किया, 2006 में। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी था। भारी संख्या में, ध्यान रखना बच्चों, आम नागरिक मारे गए, कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजराइल बमबारी की चपेट में आ गए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद में यानी कि अगस्त में पास किया। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव कब किया, अगस्त के अंदर किया। कब किया बच्चों, अगस्त में किया। और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। तो ध्यान रखना कौन से संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें, यूएनओ ने, जिसको अपन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और हमारा टॉपिक है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। डायग्राम दिख रहा है आपको। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है और इसे ध्यान रखना अमूमन इंग्लिश में कहते हैं यूएनओ। इसको अमूमन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, यूएनओ कहते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महान सचिव आए। महासचिव कौन से नंबर के थे, दूसरे नंबर के महासचिव थे, जिनका नाम था डेग हेमरशोल्ड। महासचिव का नाम क्या था बच्चों, डेग हेमरशोल्ड था। डेग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के आपसे परीक्षा में पूछ सकता है दूसरे नंबर के महासचिव कौन थे, तो क्या लिखोगे आप, डेग हेमरशोल्ड। क्या लिखोगे बच्चों, डेग हेमरशोल्ड लिखोगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे नंबर के क्या थे बच्चों, महासचिव थे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको। डेग हेमरशोल्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, इन्होंने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ है ना, वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुआ। मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए हुआ। अब आपसे पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी, तो क्या लिखोगे, डेग हेमरशोल्ड ने दी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे, दूसरे नंबर के क्या थे बच्चों, महासचिव थे। क्या कहा उन्होंने अपनी परिभाषा में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए किया गया। ये परिभाषा दी थी डेग हेमरशोल्ड ने। दूसरी बात करता हूं शशि थरूर की। ठीक है, इन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये सार्वजनिक सूचना और संचार के सचिव थे। सचिव कौन से थे, पूर्व का मतलब था पहले इनको सचिव बनाया गया, किसका, सार्वजनिक सूचना का, सरकारी आंकड़ों का और संचार के भी क्या थे, ये सचिव थे। कौन, शशि थरूर। देखो उन्होंने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है। इसने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, इसमें खूब सारे भाषण भी होते हैं, खास करके आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, अब एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चर्चिल, उसने कहा कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान को लड़ाया जाए। हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान को लड़ाया जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि ऐसी जगह भी हो जहां पर दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का क्या खाए, सर खाए, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ये किसने कहा बच्चों, ये कहा शशि थरूर ने। क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, खूब सारे भाषण भी होते हैं, खास करके आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि क्या लड़ाई जाए, जबान को लड़ाया जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश क्या हो, इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए, लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के।
उसके बाद देखो ये दोनों परिभाषा आप याद कर लेना, परीक्षा में आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव किसको बनाया गया। तो दूसरे नंबर का जो महासचिव था उसका नाम था बच्चों डेग हैमरशोल्ड। उन्होंने क्या कौन सी परिभाषा दी, तो परिभाषा क्या दी, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये यहां से यहां तक लिख देगा परीक्षा के अंदर, बोर्ड के अंदर, और पूछेगा कि उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। ऐसी परिभाषा दी किसने, शशि थरूर ने। उसके बाद आगे चलते हैं, ऊपर के दोनों उदाहरण ले लिए हमने। दोनों उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वह महत्वपूर्ण भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पहली लाइन याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है इनका काम क्या होता है कि युद्ध और शांति के मामलों में ये दूसरे देशों की क्या करते हैं बच्चों, मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखना बच्चों, कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही मिलकर क्या होते हैं, करते हैं, और ये उनके मामलों के लिए जवाबदेह भी होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की क्या करते हैं, आपस में मदद करते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं। तो याद कर लेना, इसको भी ध्यान रखना, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले इसको देख लेना, पार्ट नंबर 4 हमारा चल रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ये संसार का मानचित्र जिसमें जैतून की पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद बताया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमारा पार्ट है, टॉपिक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पर क्या किया था, हमला किया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है, और ध्यान रखना बच्चों इसको अमूमन क्या बोलते हैं, यूएनओ कहते हैं। उसके बाद हमने 2 परिभाषाएं देखी, एक देखी डेग हैमरशोल्ड की और दूसरी देखी हमने शशि थरूर की। उसके बाद हमने यहां तक पढ़ लिया, आगे चलते हैं। नोट, कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को क्या करे, टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, याद कर लेना, ग्लोबल वार्मिंग को विश्वव्यापी ताप वृद्धि भी कहा जाता है और उसके प्रभावों का उदाहरण भी लेते हैं। तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। इसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का क्या है, खतरा है। अगर ऐसा ही रहा तो ध्यान रखना विश्व के समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हुए वो सारे के सारे समुद्र में क्या हो जाएंगे बच्चों, डूब जाएंगे। जैसे कि भारत का मुंबई शहर की मैं बात कर लूं तो कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। हम ग्लोबल वार्मिंग, और याद कर लेना ग्लोबल वार्मिंग को विश्वव्यापी ताप वृद्धि कहते हैं, यानी कि तापमान का बढ़ना, और उसके प्रभावों को उदाहरण लेते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में क्या हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, और तापमान के बढ़ने से समुद्र तल की ऊंचाई भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ने का खतरा हो रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है डूब जाएंगे। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था बच्चों जिसका नाम है IMF, जिसका नाम क्या है बच्चों, IMF। IMF को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। दिख रहा है कि IMF को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। पहला संगठन हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है। आज का हम दूसरा संगठन पढ़ रहे हैं IMF, जिसको ध्यान रखना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। IMF को ध्यान रखना क्या बोलते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि IMF का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF का क्या है, डायग्राम है, इंटरनेशनल फंड, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF का पूरा नाम क्या है बच्चों, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ध्यान रखना शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास करके विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको ध्यान रखना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं।
तो ये आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि IMF का पूरा नाम क्या है। तो क्या लिखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन, ध्यान रखना, वैश्विक स्तर की यानी विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। अब आपसे पूछ सकता है कि IMF का काम क्या है, तो ध्यान रखना, लिख लेना, वित्त व्यवस्था की देखभाल करना। वित्त व्यवस्था की देखभाल करना। उसके बाद आपसे पूछ सकता है IMF का पूरा नाम, तो क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद इंग्लिश में पूछेगा तो क्या लिखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद ये क्या काम करता है, ये संगठन वैश्विक यानी विश्व स्तर पर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर कोई देश को अगर पैसों की यानी वित्त की आवश्यकता होती है तो मांगे जाने पर वो उनकी क्या करता है, सहायता करता है, तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। कौन कराता है बच्चों, IMF। उसके बाद ध्यान रखना, 189 12 अप्रैल 2000 की स्थिति में बता दो आपको कि 12 अप्रैल 2016 12 अप्रैल 2016 तक ध्यान रखना बच्चों, IMF में 189 सदस्य थे। 12 अप्रैल 2016 को IMF में कितने सदस्य हैं बच्चों, 189। उसके बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। समूह 7, समूह 7 जिसको ग्रुप 7 भी कहा जाता है। ग्रुप 7, समूह 7, इनके देशों के नाम याद कर लेना, परीक्षा में पूछ लेता है। एक तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। जापान, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, इटली, कनाडा। ब्रिटेन, इटली और कनाडा याद कर लेना। ग्रुप 7 समूह 7 में कौन कौन से देशों को शामिल किया गया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा को शामिल किया गया। अब ध्यान रखना, ये समूह 7 के जो देश है ना, ये IMF में सर्वाधिक योगदान करते हैं। IMF में सर्वाधिक योगदान करते हैं। भारत का नाम नहीं है क्योंकि भारत IMF में इतना योगदान नहीं करता। उसके बाद देखो, समूह 7 के सदस्यों के पास ध्यान रखना 41.29% क्या है, वोट है, मत है। इन सब देशों को मिलाकर इनके पास 41.29% क्या है बच्चों, वोट है यानी कि मत है। 41.29%। ये 7 देश मिलकर इसमें क्या करते हैं, पैसा देते हैं, यानी इस IMF को क्या देते हैं, फंड देते हैं, पैसा देते हैं। कौन कौन से देश देते हैं, अमेरिका देता है, जापान देता है, जर्मनी देता है, फ्रांस देता है, ब्रिटेन देता है, इटली और कनाडा देता है। और कितना देता है बच्चों, 41.29% देता है। उसके बाद अन्य देशों की मैं बात कर लूं, चीन जो है बच्चों वो IMF में कितना देता है, ओनली 6%, 6.09% योगदान देता है। उसके बाद भारत पूछ लूं तो भारत 2.64%। भारत कितना देता है बच्चों, 2.64%। रूस कितना देता है, 2.59%। तो ये भी आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि IMF में भारत कितना फंड देता है। तो क्या लिखोगे आप, 2.64%। उसके बाद चीन पूछ लेगा तो क्या लिखोगे, 6.9%। उसके बाद पूछ लेगा समूह 7 के देशों में कौन कौन से आते हैं, तो नाम लिखो। तो अमेरिका आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, इटली आता है, कनाडा आता है। और ये 7 के देश मिलकर कितना परसेंट योगदान करते हैं, 41.29% योगदान करते हैं। फिर पूछ सकता है आपसे IMF का पूरा नाम, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
उसके बाद देखो ब्राजील कितना देता है, 2.22% देता है, और सऊदी अरब कितना देता है, 2.2% देता है। अकेले अमेरिका के पास ध्यान रखना 16.52% मताधिकार है। अमेरिका 16.52% क्या है, मताधिकार। यानी ध्यान रख लेना IMF में सबसे ज्यादा योगदान जो देश देता है ना, वो देता है बच्चों अमेरिका देता है। और कितना देता है, 16.52% देता है। कितना देता है बच्चों, 16.52% देता है IMF में। तो ये था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके बाद का अगला जब भी क्लास होगी वो इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।